नमस्कार बच्चों। और आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान का अध्याय 1 जीवों का विकास इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में आज हम लोग पूरे पाठ को एक बार एक रीडिंग कर लें। ठीक है, तो जीवों का विकास यानी कि इवोल्यूशन, इसके संबंध में जीवों के विकास का जो शुरुआत है वो पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही हुआ है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 450 से 500 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। और हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति बिग बैंग नामक धमाके में हुई थी। बिग बैंग धमाके में बहुत सारे सूक्ष्मकण ब्रह्मांड में फैल गए और उनसे अलग अलग ग्रह उपग्रह बने, जिसमें पृथ्वी एक थी। ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी पे जब जीवन की उत्पत्ति हुई वह समय सब लगभग 350 से 400 करोड़ वर्ष पूर्व का है। मतलब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? 350 से 400 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो जीवों के विकास का पता हमको कैसे चलता है? जब हमको जैव विकास के प्रमाण प्राप्त होते हैं। जैव विकास के जो प्रमाण हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, अलग अलग जैव विकास के प्रमाण हैं। इनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है जीवाश्म और दूसरा है भिन्नताएं एवं समानताएं। पहला क्या है? जीवाश्म है, दूसरा भिन्नताएं एवं समानताएं हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जीवाश्म यानी कालांतर में जो पृथ्वी के भूगर्भ में जीव जंतु या पेड़ पौधे भूकंप, ओलावृष्टि या फिर बर्फबारी या फिर जो ज्वालामुखी है उसके लावे के कारण जो जीव जंतु दब जाते हैं, उनके जब अवशेष हमको कई वर्षों बाद प्राप्त होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। तो जो जैव विकास के प्रमाण वाले जीवाश्म हैं उसमें से सबसे प्रमुख है डायनासोर का जीवाश्म। डायनासोर का जीवाश्म से हमको जो आदिकाल में बड़े सरीसृप थे उनका पता चलता है। इसके अलावा किंगो नामक एक वृक्ष जो कि हिरोशिमा में पाया गया। हिरोशिमा में जब अमेरिका के द्वारा परमाणु एटम बम डाला गया और उसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी रेडिएशन फैल गई, तो इस रेडिएशन के कारण वहाँ पर सभी जीव जंतु लगभग नष्ट हो गए थे। कई सालों बाद जब रेडिएशन कम हुई और जीवन के लायक स्थितियाँ बनी, तब किंगो ही वह वृक्ष था जो सबसे पहले वहाँ पर पुनः जो है उपजा। इस वृक्ष को पुनः उपस्थित देखकर वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च किया, तो उन्हें पता चला कि यह वृक्ष जो है अभी के समय का नहीं है, बल्कि बहुत ही प्राचीन काल से उपस्थित एक पादप प्रजाति है। इसके अलावा सिल्केंथ, यह एक जीवाश्म है जो कि धरती पर रहने वाले जीवों और जल में रहने वाले जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि उभयचरों का विकास सिल्केंथ से हुआ था। यह एक मछली है और पहले ऐसा माना जाता था कि यह पूरी तरीके से समाप्त हो गई है, किंतु हाल ही में एक स्थान पर पुनः इसको देखा गया है। इसके अलावा है आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिस को ऐसा माना जाता है कि ये डायनासोर यानी आदि सरीसृपों और वर्तमान पक्षियों के मध्य की कड़ी है। तो इस तरीके से जीवाश्मों के आर्कियोप्टेरिस का जीवाश्म जो है एक छाप के रूप में एक चट्टान के अंदर मिला था। तो इस तरीके से यह माना जाता है कि जीवाश्म से हम आदिकाल में पाए जाने वाले जीवों और वर्तमान काल के जीवों के मध्य में तुलना करके यह जान सकते हैं कि वर्तमान के जीवों का विकास किन जीवों से हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो जैव विकास के प्रमाण है उसमें दूसरा बिंदु है भिन्नताएं एवं समानताएं। जीवों की भिन्नताओं और समानताओं की जब हम तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है कि वर्तमान के जीवों का विकास आदिकाल के जीवों से हुआ है। जैसे कि समानताओं में देखते हैं सबसे पहले कोशिका। सभी जीव किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं, चाहे वह पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों। अगर आपको एक पेड़ और एक शेर में समानता बताने को कहा जाए तो आप बड़ी सरलता से बता सकते हैं कि पेड़ और शेर दोनों का जो रचना है वह किससे मिलकर बनी है? कोशिका से मिलकर बनी है। अगर असमानता दर्शाने को कहा जाए तो आप यह बता सकते हैं कि पेड़ की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किंतु शेर की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर यह एक समानता है कोशिका। उसी प्रकार से कोशिकांग भी सभी जीवों की कोशिकाओं के अंदर में उपस्थित होते हैं। और अगर हम मोनेरा जगत की कोशिकाओं को देखें और प्रोटिस्टा जगत की कोशिकाओं को देखें तो हम देखेंगे कि मोनेरा जगत में कोशिकांगों का विकास होना प्रारंभ हुआ है। जैसे कि मोनेरा जगत के जो जीव थे
पुराने समय के जीवाणु जिनके अंदर में रासायनिक संश्लेषण की क्षमता थी। तो रासायनिक संश्लेषण के लिए उनके अंदर जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल पाया जाता था वह मात्र एक पट्टिका के रूप में होता था। जैसे कि अभी के क्लोरोफिल में ग्रेनम पाया जाता है, ऐसी कोशिका झिल्ली से बनी हुई पट्टिका बस उस समय के जीवाणुओं में होती थी। जबकि वर्तमान समय के जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके अंदर पट्टिकाओं का पूरा समूह पाया जाता है, यानी कि विकसित क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो इस तरीके से हम कोशिकांगों के विकास की तुलना करके भी यह समानताओं को देख सकते हैं। उस प्रकार से इसका अगला बिंदु है रासायनिक संगठन। सभी जीवों का रासायनिक संगठन यानी न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया आदि रासायनिक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में पाए जाते हैं वह चाहे एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, सभी में समान रूप से पाए जाते हैं। इसी में अगला बिंदु है जैविक क्रियाएं। ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, जीवों में विकास का प्रमाण देने वाली समानताएं। तो इसका अगला बिंदु है जैविक क्रियाएं। सभी जीवों में चाहे एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, पादप हो या जंतु, सभी में जैविक क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी जैविक क्रियाएं, जैसे प्रजनन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, पोषण हो गया, ये सभी जैविक क्रियाएं सभी जीवों के अंदर होती हैं। और ये बताती हैं, यही यह प्रमाणित करती हैं कि सभी मूल रूप से एक ही प्रकार के पूर्वज के वंशज हैं। ठीक है, अगला जो प्रमाण है वह है भ्रूणीय अवस्था। भ्रूणीय अवस्था को समझने के लिए हम लोग दो भागों में करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला है व्यक्तिवृत्ति, दूसरा है जातिवृत्ति। व्यक्तिवृत्ति का अर्थ होता है कोई व्यक्ति अपने जन्म के समय से लेकर और अपनी प्रौढ़ अवस्था तक, ठीक है, वृद्ध अवस्था तक पहुंचते तक जिन जिन अवस्थाओं से गुजरता है उसको उसकी व्यक्तिवृत्ति कहते हैं। मतलब पहले छोटा बच्चा रहता है, फिर वह थोड़ा बड़ा होता है, 8-9 साल की अवस्था तक पहुंच गया जिसे बाल अवस्था कहते हैं, फिर किशोर अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था। इस तरीके से विभिन्न अवस्थाओं से अपने जीवन काल में कोई व्यक्ति गुजरता है, इसको कहेंगे व्यक्तिवृत्ति। जबकि जातिवृत्ति वह होती है कि वर्तमान जाति में, जैसे मनुष्य जाति में पहुंचने से पहले पूर्व में किस जाति से विकसित होकर वर्तमान जाति तक पहुंचा है, इसको कहेंगे जातिवृत्ति। ठीक है, तो जो जातिवृत्ति की अवस्था होती है यह उसकी भ्रूणीय अवस्था में प्रदर्शित होती है। कोई भी जो व्यक्ति होता है वह जीव भ्रूणीय विकास में वो सभी अवस्थाएं जिनसे उस जीव का विकास हुआ है उनसे होकर गुजरता है। कोई भी जीव क्या करता है, अपनी भ्रूणीय अवस्था में उसका विकास जिस चीज से हुआ है उन सभी जीवों की सभी अवस्थाओं से होकर वह वर्तमान अवस्था तक अपने भ्रूणीय विकास में पहुंचता है। इसको क्या कहते हैं, जातिवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवृत्ति और जातिवृत्ति के माध्यम से भी हम लोग यह समझ सकते हैं भ्रूणीय विकास के द्वारा कि सभी जीवों में क्या होती हैं, कुछ समानताएं होती हैं। ठीक है, अगर इसमें आपको एग्जाम्पल बताएं तो जो मनुष्य होता है और मनुष्य, मछली और पक्षी, इन सभी के जो भ्रूण होते हैं वो लगभग एक समान अवस्थाओं से गुजरकर वर्तमान अवस्था तक पहुंचते हैं। तो यह इनके भ्रूणीय विकास को प्रदर्शित करता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि मनुष्य का जो जन्म है वह मनुष्य की जाति में, वर्तमान का मनुष्य मछली की जाति से विकसित होकर मनुष्य जाति तक पहुंचा है। मतलब जो मनुष्य है वह उसके पूर्वज जलीय जीव रहे होंगे। ठीक है, तो ये जातिवृत्ति जो है प्रदर्शित करता है। भिन्नताओं में हम देख सकते हैं, भिन्नताओं का अध्ययन करें यदि जैविक विकास में तो कायिक भिन्नताएं। ठीक है, कायिक भिन्नताएं अर्थात प्रत्येक जो जीव होता है उसके शरीर का आकार प्रकार अलग अलग होता है। जैसे अगर पेड़ और शेर की हम यहाँ बात करें तो पेड़ का आकार प्रकार अलग होगा, पेड़ अचल होगा, है ना, उसमें जो संवेदनाएं होंगी वह शेर की अपेक्षा कम होंगी, जबकि शेर जो होगा चलने में सक्षम होगा, उसकी संवेदनाएं पेड़ की अपेक्षा अलग होंगी, है ना। तो यहाँ पर कायिक भिन्नताएं पाई जाती है। जननिक भिन्नताओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले ऐसे जीव जो अपनी संतान को अपने शरीर के अंदर ही पोषण तो अगली भिन्नता देखते हैं जननिक
भिन्नताएं। जैविक भिन्नताओं का अर्थ यह है कि जीव जनन प्रक्रिया में संतान को किस तरीके से भ्रूणीय अवस्था में पोषित करते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं जीव, एक होते हैं अंडायुज और एक होते हैं जरायुज। जरायुज वह जीव होते हैं जो संतान भ्रूण को शरीर में ही संवर्धित करके और संतान उत्पत्ति करते हैं, ठीक। और दूसरे होते हैं अंडायुज जो अंडे के रूप में भ्रूण को शरीर के बाहर पोषित करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जनिक भिन्नताएं भी जीवों में पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है स्वतंत्र भिन्नताएं। स्वतंत्र भिन्नताओं का अर्थ यह है जैसे कि मनुष्य, किसी की आंखों का रंग नीला होता है, किसी की आंखों का रंग काला होता है, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो ये भिन्नताएं क्या होती हैं? स्वतंत्र भिन्नताएं होती हैं। और इसी तरीके से आगे अगर भिन्नताओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती जाती है तो वो एक नई जाति में विकसित हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भिन्नताओं और समानताओं के आधार पर जीव की नई जातियाँ उत्पन्न होती हैं और यह जैव विकास को प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं जैव विकास में आवास का प्रभाव। जैव विकास में आवास का क्या प्रभाव पड़ता है? आवास अर्थात वह स्थल जहाँ पर जीव निवास करता है। तो इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आवास अनुकूलित हो। अनुकूलित हो का अर्थ यह है कि आवास में भोजन, पानी, जल आदि की व्यवस्था होनी चाहिए और आवास उसके जीवन के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। दूसरे भाग में इसको बांटते हैं तो भौगोलिक वितरण के आधार पर। भौगोलिक वितरण के आधार पर का अर्थ यह है कि जो जीव है वो मूल रूप से एक ही स्थान पर उत्पन्न होते हैं किंतु भिन्न भिन्न भूभागों में वितरित हो जाते हैं। भौगोलिक वितरण का अर्थ होगा कि जीव किसी एक स्थान पर उत्पन्न हुआ, ठीक, और उसके बाद जो है विभिन्न भूभागों पर वह बट गया और वहाँ के वातावरण के अनुसार उसने क्या किया? स्वयं को अनुकूलित किया। वहाँ पर जो भोज्य पदार्थ था, वहाँ की जैसी जलवायु थी और उसमें इसके लिए नए लक्षण उत्पन्न हुए जिसके कारण वह एक नई जाति में बदल गया। तो विकास हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो जैव विकास में आवास का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर फिंच का उदाहरण दे सकते हैं। फिंच क्या थी? गालापागोस के जो टापू था वहाँ पर, गालापागोस का जो टापू था वहाँ पर फिंच नामक एक चिड़िया थी। वो किसी एक टापू पर उत्पन्न हुई होगी, फिर और अन्य टापू भी पास पास ही थे तो उड़कर वह चिड़िया वहाँ तक पहुँच गई और वहाँ के भोजन जलवायु के अनुसार उसने अपनी चोंच को क्या किया? परिवर्तित किया और अपने रंग को भी परिवर्तित किया। तो एक ही फिंच की विभिन्न जातियाँ वहाँ पर पाई जाती थी, एक ही फिंच की विभिन्न प्रजातियाँ। तो इसलिए क्या कहते हैं, भौगोलिक वितरण भी क्या होता है? जैव विकास को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं डार्विन के अनुभव। डार्विन जो वैज्ञानिक थे, डार्विन और वेसल, इन्होंने मिलकर जैव विकास के कुछ सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था जिसमें से डार्विन प्रमुख हैं। डार्विन ने बीगल नामक एक जहाज पर 1831 से 1836 तक यात्रा की और इस मध्य उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ओराइजन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या नाम था? ओराइजन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस पुस्तक में उन्होंने जीवों के विकास का वर्णन किया। प्राकृतिक चयन के द्वारा किस प्रकार जीवों की जाति में विकास होता है, यह जो है डार्विन ने यहाँ पर बताया। तो आइए देखते हैं डार्विन के अनुभव को भी कुछ बिंदुओं में हम लोग यहाँ पर बांटकर पढ़ते हैं। सबसे पहला है डार्विन के द्वारा किए गए अवलोकन। डार्विन ने बहुत सारे अवलोकन किए जैसे कि जीवन संघर्ष, ठीक। पहला अवलोकन था उनका जीवन संघर्ष। उन्होंने देखा कि सभी जीव जो है आपस में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे समुद्र के अंदर मछलियाँ हैं, छोटी मछलियाँ एक समय में बहुत सारे अंडे देती हैं और उनसे बहुत सारी नई छोटी मछलियाँ निकलती हैं। अगर सारी छोटी मछलियाँ जीवित रहें तो वहाँ पर जल, भोजन, आवास आदि की क्या हो जाएगी? समस्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की समस्या हो जाएगी। तो उनके मध्य आपस में ही जो भोजन आदि है उसके लिए क्या होने लगता है? संघर्ष होने लगता है। और इस संघर्ष में जो जीव अपने आप को ज़्यादा सक्षम बना पाता है, मतलब अन्य से ज़्यादा शक्तिशाली बन के दिखाता है और अपने लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर पाता है या कम मात्रा में भोजन में भी अपने आप को जीवित रखने में सफल होता है, वह जो है एक नई जाति के रूप में विकसित होता है। जीवन संघर्ष में शक्तिशाली और
कम शक्ति वाले जीवों के मध्य भी संघर्ष होता है। जैसे बड़ी मछली है वह छोटी मछलियों का भक्षण करती है, तो जो कम गति से तैरने वाली छोटी मछलियां हैं उनका वह भक्षण आसानी से कर लेगी, लेकिन जो तीव्र गति से तैरने वाली छोटी मछलियां हैं उनका भक्षण वह सरलता से नहीं कर पाएगी। वो क्या करेंगी, स्वयं को तीव्रता से तैर के बचा लेंगी। तो इस जीवन संघर्ष में उन्होंने देखा कि शक्तिशाली और कमजोर जीव के मध्य भी जीवन संघर्ष होता है, और जो कमजोर जीव होता है वो अपने आप को बचाने के लिए अपने अंदर कुछ अनुकूलन पैदा करता है, और अनुकूलन के कारण वह जीवन संघर्ष में सफल होता है। आगे है जैव विविधता। जैव विविधता के कारण भी प्रकृति में जीवों का समन्वय बना रहता है। जीवों का समन्वय कैसे बना रहेगा? अभी जैसे छोटी मछली बड़ी मछली की बात करें, अगर से बड़ी मछली नहीं होगी तो छोटी मछलियों की क्या हो जाएगी, जल के अंदर बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाएगी। इसीलिए जैव विविधता होना अत्यंत आवश्यक है। जैव विविधता न होने पर जीव जो प्रकृति है उसमें किसी एक जीव की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उसके कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद उन्होंने देखा जीवाश्मों को। उन्होंने विभिन्न टापुओं पर विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों को देखकर यह अनुमान लगाया कि जो वर्तमान के जीव हैं उनकी उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित जीवों से हुई है। जैसे कि डायनासोर को जीवाश्म को देखकर, वर्तमान के मगरमच्छ और छिपकली को देखकर उन्होंने यह अनुमान लगाया कि इनका विकास डायनासोर से ही हुआ होगा, यानी वर्तमान सरीसृपों का विकास आदिकाल के सरीसृपों से हुआ है। अलग अलग भौगोलिक स्थिति, फिंच वाला विवरण आपको पहले ही बता दिया है कि फिंच की जो जाति है अलग अलग प्रजातियों का विकास किस प्रकार हुआ, उनके भोजन और अलग अलग टापुओं की अलग अलग जलवायु के कारण हुआ। ठीक है। विलुप्त प्राणियों के अवशेष, जैसे यहाँ पर आपको बताया था सिल्केंथ, आर्क्योप्टेरिस, है ना, या डायनासोर, ये कैसे प्राणी थे? विलुप्त प्राणी थे। सिल्केंथ, आर्क्योप्टेरिस, डायनासोर ये विलुप्त प्राणी थे, और इनके अवशेषों से उन्होंने यह अनुमान लगाया कि वर्तमान के जो जीव हैं वो इन्हीं से विकसित हुए हैं। ठीक है। तो ये डार्विन के अवलोकन थे। ठीक है। अब डार्विन ने इन अवलोकनों में किस किस चीज का अध्ययन किया? विविधताओं का, समानताओं का, और चयन और विकास का। तो विविधताओं के आधार पर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला समवृत्ति अंग। ठीक है। विविधता के आधार पर उन्होंने कौन सा निष्कर्ष निकाला? समवृत्ति अंगों की उपस्थिति। समवृत्ति अंग ऐसे अंग होते हैं जिनकी क्रियाशीलता तो एक समान होती है, लेकिन जो है उनकी जो उत्पत्ति होती है वह कैसी होती है, अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए जो तितलियां हैं उनके पंख और चिड़िया जो होती हैं उनके पंख को अगर देख लें तो चिड़िया के पंखों में उसके अग्रपाद के ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना 3 हड्डियां उपस्थित होती हैं, और वही आगे पंखों में विकसित हो जाती हैं। जबकि जो तितली होती है उसका जो प्रोटीन, केराटिन नामक प्रोटीन से निर्मित जो है उसके पंख होते हैं। तो यहाँ पर कार्य एक समान है किंतु उत्पत्ति एक समान है। ये किसको दर्शाता है? विविधता को दर्शाता है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने जीवों में कुछ समानताएं भी देखी। समानताओं के आधार पर उन्होंने सजातीय अंगों और अवशेषी अंगों को भी यहाँ पर चिन्हित किया। सजातीय अंग वे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान होती है किंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे चिड़िया के पंख और मनुष्य के हाथ। मनुष्य के हाथ में भी रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस हड्डी होती है, वो मनुष्य का पैर। ठीक है। मनुष्य के पैर में भी रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस हड्डी होती है, और चिड़िया के अग्रपाद में भी रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस हड्डी होती है। लेकिन इन दोनों के कार्य क्या हैं? अलग अलग है। मनुष्य का पैर दौड़ने के काम आता है और चिड़िया के पंख उड़ने के काम आते हैं। जबकि अवशेषी अंग पूर्व की जातियों से नई जातियों का कनेक्शन जोड़ता हुए दिखता है। जैसे कि प्राचीन समय में जब मनुष्य विकसित नहीं था, है ना, वो कैसी अवस्था में था? अविकसित या आदिमानव अवस्था में था। उस अवस्था में जब कच्चा भोजन करता था तो उसके शरीर में क्षुद्र आंत के रूप में एक अंग उपस्थित था, जो कि उसमें बहुत सारे जीवाणु उपस्थित थे, और इन जीवाणुओं के अंदर यह क्षमता थी कि वो सेलुलोज का पाचन करते थे। वर्तमान में भी यह क्षुद्र आंत मनुष्य के बड़ी आंत से लगती हुई उपस्थित होती है, किंतु अब इसका कोई कार्य नहीं है क्योंकि हम भोजन को पकाकर खाते हैं। तो वह एक अवशेष के ऊपर रूप में बस शरीर के अंदर रहती है, जिसको हम अपेंडिक्स भी कहते हैं।
तो अपेंडिक्स क्या है? एक अवशेषी अंग है। ऐसे बहुत सारे अवशेषी अंग हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो अवशेषी अंग पुरानी जातियों से, पिछली जातियों से, पूर्वज जातियों से नई जातियों के कनेक्शन को या संबंध को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये जो है समानताएं सजातीय या अवशेषी अंग के आधार पर उन्होंने अवलोकन किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि इन समानताओं और विविधताओं के आधार पर चयन होता है कि कौन सा जीव ज़्यादा जीवित रहेगा और उसका विकास होगा। चयन के आधार पर ही आगे क्या होता है? विकास होता है। तो चयन भी दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक चयन और दूसरा होता है कृत्रिम चयन। प्राकृतिक चयन जो होता है वह दीर्घकालिक होता है, ठीक है, और बहुत धीमे धीमे होता है। इसमें प्रकृति ज़्यादा जीवन संघर्ष की क्षमता रखने वाले जीव का चयन करती है। प्राकृतिक चयन कैसे होता है? दीर्घकालिक होता है, धीमा होता है और वातावरणीय लक्षणों के आधार पर जीव में जीवन की क्षमता जब अधिक पाई जाती है तो उसका चयन, जीवन के प्रति अनुकूलन की क्षमता अधिक पाई जाती है, उसका चयन प्रकृति करती है। जबकि कृत्रिम चयन कैसा होता है? यह मनुष्य के द्वारा होता है और यह मनुष्य जब किसी जीव या पेड़ पौधे को संरक्षण प्रदान करता है तो यहाँ पर कृत्रिम चयन की प्रक्रिया होती है। जैसे कि गेहूं है ना, गेहूं आप देखोगे कि खेत के अंदर अगर आप गेहूं का बीज ऐसे ही डाल दोगे तो वहाँ पर खरपतवार और गेहूं दोनों उगेंगे, और खरपतवार गेहूं की अपेक्षा ज़्यादा तीव्रता से उगती हुआ गेहूं का पोषक पदार्थ और भूमि दोनों को अतिक्रमण कर लेती है। लेकिन हम क्या करते हैं? खरपतवार को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? गेहूं को बचा रहे हैं, यानी कृत्रिम रूप से उसको बढ़ने में सहायता कर रहे हैं। तो यहाँ मानव के द्वारा जाति का चयन किया जा रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? कृत्रिम चयन कहेंगे। और फिर इसी का आगे विकास होता है जिसको हम चयनित कर रहे हैं। तो प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन दोनों के द्वारा नई जातियों का विकास होता है। ठीक है, अब डार्विन ने जो जो अनुभव किए उसके आधार पर विकास का सिद्धांत, उन्होंने कुछ बिंदु लिखे विकास के सिद्धांत के, जिनका यहाँ पर हम अध्ययन कर लेते हैं। विकास के सिद्धांत का पहला बिंदु है जीने की क्षमता। तो जो जीव अपने वातावरण के साथ में समन्वय बना के ज़्यादा जीवन संघर्ष की क्षमता दिखाता है उसके अंदर ही जीने की अधिक क्षमता पाई जाती है। ठीक है, दूसरा है पूर्व प्रजाति से विकास। सभी जीवों का विकास किससे होता है? अपनी किसी पूर्व की प्रजाति से ही होता है। तीसरा है समान पूर्वज। मैंने बताया कि सभी एक कोशिकीय जीवों से ही सभी वर्तमान जीवों की विकास हुआ है, यानी सभी के पूर्वज कैसे हैं? एक समान हैं। चौथा है भिन्नताएं एवं उनकी वंशागति की। तो सभी जीवों में क्या पाई जाती है? कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? जीवन संघर्ष में अपने आप को सफल बनाने के लिए। और जब इन भिन्नताओं की वंशागति की होती है तभी नई जीव जातियों का विकास होता है। पांचवा है नई प्रजाति का निर्माण। तो भिन्नताओं की जब वंशागत की होगी तो क्या बनेगी? एक नई प्रजाति का निर्माण होता है। और छठवां बिंदु सबसे अंतिम है सक्षम प्रजाति का विकास। जो नई प्रजातियां बनेंगी उनमें भी जो प्रजाति ज़्यादा सक्षम होगी उसका क्या होता है? विकास होते जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये विकास के छह सिद्धांत के 6 बिंदु यहाँ पर उपस्थित हैं, है ना। और ये सिद्धांत को देने वाले कौन है? डार्विन और उनके सहयोगी वेसल। ठीक है, अंतिम बिंदु है प्रजातियां। ये जो सक्षम प्रजातियां हैं इनको हम जैविक प्रजाति भी कह सकते हैं क्योंकि ये आपस में लैंगिक प्रजनन करने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, अपने जाति का विकास करने के लिए अपने ही समान जीव को उत्पन्न करने की क्षमता इनके अंदर होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह वातावरण के प्रति अनुकूलित होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।